Okay, so hello everyone. Welcome to our podcast, The Walking Ace, brought to you by Discovering India. So this is our first episode और इस episode में हम बात करेंगे how to be a successful entrepreneur at an early age. So we have a very special guest with us, Mr. Aditya Arora, CEO of Far Network Private Limited. So शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जो हमें बताएगा आदित्य सर की जर्नी के बारे में. For joining us tonight. Thank you so much, and I'm glad to be here with you, and I look forward to talking to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. So, what is this FAR, sir? मतलब ये जो name आपने रखा है, ये इसका idea आपको कहाँ से आया था? मतलब what's this all about? So basically, FARD एक हिंदी word है, right? जिसमें Yeah. हम बोलते हैं कि FARD meaning something awesome, right? Yeah. जो ordinary से बढ़ के हो, तो FARD is used to describe that. हम schools and colleges में बहुत as a slang ये word use करते हैं कि बहुत FARD काम करना है, बहुत FARD दिया. तो हम बस when we entered into this ecosystem, we wanted to do FARD work, and तभी हमने ये नाम FARD रखा as a synonym for doing something beyond ordinary. and तब से FARD नाम का चलन हुआ, and अब से हम FARD मतलब everyone knows us by the name of the FARD guy. तो वही चीज. Okay, thank you, sir. So आपने अपने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था कि स्टार्टअप ऐसा होना चाहिए जो फंडेबल हो. तो आपके हिसाब से मतलब स्टार्टअप में ऐसा कब लगता है कि वो बेस्ट है और फंड रेजिंग है? मतलब आप ऐसा क्या देखते हैं एक स्टार्टअप में? देखिए ज्योति, एक ना चीज नहीं होती जिससे हम बोलते हैं कि स्टार्टअप को फंडिंग मिलना आसान है, राइट? मतलब बहुत सारी चीजों के मिक्स को हम बोलते हैं कि इस चीज से फंडिंग की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है. कभी भी 100% श्योरिटी तो फंडिंग की कभी भी नहीं होती है, राइट? तो बेसिकली स्टार्टअप्स में हम देखते हैं जनरली 5 T's, जिसको हम पहला टी हम बोलते हैं आप ट्रैक्शन. हेलो, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है, राइट? यस यस. हाँ जी, पहला टी हम जिसको बोलते हैं ट्रैक्शन, राइट? ट्रैक्शन की स्टार्टअप कैसे काम कर रहा है और क्या बिजनेस कर रहा है, क्या नंबर हिट कर रहा है. उससे ज्यादा एक बड़ा टी हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टी होता है टीम, जिसको हम बोलते हैं कि हु आर द पीपल रनिंग द शो. क्योंकि हर चीज बदल जाती है बिजनेस में, इन्वायरमेंट बदलता है, बट कभी भी जो लोग रन करते हैं वो नहीं बदलते हैं, राइट? अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो, आप हार्ड वर्किंग पर्सन रहे हो थ्रू आउट योर लाइफ, तो आप वो बदलोगे नहीं, चाहे वो स्टार्टअप हो चाहे वो कोई भी चीज हो, राइट? इसलिए हम टीम पे हमेशा अपने बेट ज्यादा रखते हैं. टीम हो गया, ट्रैक्शन हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम टू स्केल अप थिंग्स, राइट? आप एक क्वेश्चन लेके आप 100 लोग के घर भी जा सकते हैं और आप उसी क्वेश्चन को 100 लोग को एक टाइम पे मेल भी कर सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी से आप क्या स्केल देखना चाह रहे हैं, आप कितने लोगों से पहुंचना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, उसको हमें कहते हैं. देन हम बोलते हैं 10x पोटेंशियल. जैसे आज स्टार्टअप की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, तो मे बी 2-2.5 साल में जब तक मेरी इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज होगी, क्या उस स्टार्टअप की वैल्यू 20 करोड़ 30 करोड़ होगी? क्योंकि अगर वो स्टार्टअप की वैल्यू इतनी नहीं होगी तो मेरे को अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, राइट? तो इसीलिए हमें उस स्टार्टअप की वैल्यू जितनी इनहेंस हो सकती है हम उस पर बेट करते हैं. और लास्ट हम बोलते हैं टर्म्स, कि स्टार्टअप की वैल्यू 1 करोड़ क्या है भी आज की डेट में कि नहीं, और अगर वो है भी तो वो क्या परसेंटेज हमें देंगे उस ट्रांजैक्शन का, मतलब हमें कितना परसेंट उस कंपनी में इक्विटी या स्टॉक मिलेगा. तो इन्वेस्टर वो सारी चीजें देख के एक हम एक डिसीजन लेते हैं कि स्टार्टअप में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए. थैंक यू सो मच सर. मतलब आपने अच्छा बताया इस चीज के बारे में, मतलब किसी को नहीं पता होगा अभी तक. बाकी जैसे हम लोग को पता है सर कि देयर आर 2 टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव. तो ऐसा कहते हैं कि जो रिएक्टिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कम सक्सेस. आप क्वेश्चन पूछ रहे थे रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव या तो मैं ये पूछ रही थी कि जो रिएक्टिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कम सक्सेसफुल होते हैं और जो प्रोएक्टिव होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं. तो आप अपने आप को किस कैटेगरी में अभी रखेंगे और मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, एंटरप्रेन्योर को हमेशा प्रोएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि रिएक्टिव होता है तो वो सिचुएशन होने का वेट करता है, जबकि प्रोएक्टिव एंटरप्रेन्योर उस सिचुएशन, एक बैड सिचुएशन होने से पहले उसका एस्टिमेट कर लेता है कि वो सिचुएशन बैड होने वाली है. तो एक काम करता है रिलीफ का और एक काम करता है उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने का इन द फर्स्ट प्लेस. तो एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा प्रोएक्टिव अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स को और जो भी चीजें हैं, जो भी उनकी प्रोग्रेस है, उनको पहले ही एस्टिमेट करके उसके अकॉर्डिंगली काम करें, rather देन कि अच्छा आज मेरे बिजनेस में लॉस हो या आज मेरे कस्टमर्स लूज हो गए तो मैं कुछ करूं.
तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। वो की टू सक्सेस इन एनी बिजनेस या इन एनी वॉक ऑफ लाइफ है, नॉट जस्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप, बट आप जो भी लाइफ में काम कर रहे हैं आपको हमेशा एक प्रोएक्टिव अप्रोच करनी चाहिए। बट उस प्रोएक्टिव का मतलब इतना भी नहीं कि आप सारा टाइम ही सोचने में लगा दें और एग्जीक्यूशन में कुछ ना करें। जहां मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स फेल करते हैं वो सोचने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं करते। और सोचने से कुछ होता नहीं है एक्चुअली। सोचने में सिर्फ आपके माइंड में चीजें चलती रहती हैं बट वो कभी पेपर पे नहीं आती हैं, कभी वो मार्केट में नहीं उतरती हैं, कभी वो आपको रेवेन्यू लाती हैं। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एंटरप्रेन्योर हम्म। तो सर कुछ लोग कहते हैं कि जो मल्टीटास्किंग होता है वो काफी अच्छा होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मल्टीटास्किंग जो होता है वो काफी बुरा होता है। तो आपके हिसाब से मतलब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पे कि एज एन एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से ना मल्टीटास्किंग तो एक मिथ है कि हमारा जो साइंटिफिक ब्रेन है हम दो टाइम पे एक चीज वैसे भी नहीं कर सकते हैं। आप यू कांट पुट 100% अटेंशन। तो आप शायद चार में तीन चार काम कर रहे होंगे बट आपका जो फोकस है या जो आपका कंट्रोल है वो हर काम पे बराबर नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से दैट इज नॉट कंप्लीटिंग द टास्क। अभी आप और मैं इंटरव्यू कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर, राइट? या एंड अगर हम बीच में हम दोनों में से कोई और कुछ काम उठा लेते हैं तो हम वो इस इंटरव्यू पे इतना फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो मल्टीटास्किंग एक मिथ रहता है और मल्टीटास्किंग करनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अपने काम को डिवाइड करके अगर आप करें, दिन में आप 24 आवर्स हैं आपके पास, अगर आप ब्रेक डाउन करके उसको मिनी मिनी टास्क में शेड्यूल करके काम करें तो मेरे हिसाब से टाइम कम नहीं है। टाइम किसी भी चीज के लिए कम नहीं है, आपको बस टाइम देने वाली बात है। मल्टीटास्किंग की जरूरत तब आती है जब हम काम करते नहीं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और चार पांच चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। तब हम फिर कहते हैं अरे अब तो तीन चार चीजें इकट्ठी एक साथ करनी है, मल्टीटास्किंग करनी। हाँ, वो तो ऐसा हमें होता है कि बहुत सारे काम ले लेते हैं और एक भी पूरा नहीं होता है। वो एक भी पूरा नहीं होता है। फिर हम वो चार काम के चक्कर में अगर चारों पूरा कर भी नहीं तो वो क्वालिटी उतनी नहीं आएगी जो हम चार अलग अलग करके करते, तो वो वाली करेक्ट। चीज। हाँ। तो सर आपको पता है कि अभी 4-5 महीनों से हम ये जो लॉकडाउन सिचुएशन है, ये चल रही है। तो कई जगह पर काफ़ी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, लोग अपनी वर्क प्लेसेस पे जा चुके हैं। लेकिन जो स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, वो अभी तक अपने घरों पे हैं, क्योंकि एज़ जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से स्कूल कॉलेजेस खोलना भी इतना पॉसिबल नहीं है। तो आप उन लोगों के लिए क्या मतलब एक एडवाइस देना चाहेंगे और क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए ये तो चाहे जो भी चीज होती है, बच्चे लोग जो होते हैं, हम जैसे लोग हम तो हमेशा फंसते हैं जो स्कूल्स कॉलेजेस का क्राउड होता है, चाहे कुछ भी चीज हो। तो वो चीज है ही है। एंड मेरे हिसाब से जो भी चीज हो रही है, लॉकडाउन है तो ये सबके लिए एक अच्छी चीज है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोरोना से छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, 9 9 साल के बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं और एल्डर भी इफेक्ट हो ही रहे हैं। तो ये चीज ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज की अपॉर्चुनिटी है कि कल ही शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई जिसमें सरकार ने कितना कुछ हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए कितने कुछ सुझाव दिए और कितने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। तो अच्छी चीज हो रही है, एक अच्छी जगह पे काम हो रहा है। लोकल मदर टंग भी प्रमोट हो रही है, हमने काफी काफी सुना रही। तो वो एक चीज अच्छी हो रही है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ज्योति, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑनलाइन एजुकेशन कितनी प्रमोट हो रही है, राइट? ये वही ये वही स्कूल्स और कॉलेजेस थे, वही टीचर्स थे जो कहते हैं हमसे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है, हमसे ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जाता है। और आज आप देखिए, चाहे सरकारी स्कूल की टीचर्स हों या चाहे प्राइवेट स्कूल की टीचर्स हों, सबको पढ़ाना ऑनलाइन ही पड़ रहा है। तो वो एक शिफ्ट है इस कंट्री की कि आपको स्कूल में होने की जरूरत नहीं है पढ़ाई करने के लिए। आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है जहां तक मुझे लगता है। और इससे स्टार्टअप्स को भी कितना बेनिफिट मिला है। कितने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्टअप्स हैं आपके, बायजूस हैं, अन अकेडमी हैं, ये सारे कितने आजकल प्रमोट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज की ऑनलाइन एजुकेशन कितनी पढ़ाई हो रही है और लोगों के पास टाइम भी है बहुत कुछ करने का। तो एक अच्छी पर्सनैलिटी शेप अप हो रही है। बट वही है कि हमको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, rather देन ब्लेमिंग कि हाँ कोरोना है कुछ नहीं कर सकते कोरोना। अब ये ही नया नॉर्मल है हमारा, ऐसी ही हमें जिंदगी बितानी है। तो उस जिंदगी के साथ ढालना बहुत जरूरी है। हम हमारी जनरेशन के। सर आजकल की जनरेशन क्या होता है ना, सबको ऐसा लगता है हमारा स्टार्टअप हो, हमारी कंपनी हो, हमारा ही बिजनेस हो। तो उसमें क्या होता है, काफी लोगों के पास स्किल्स नहीं होती है, लैक ऑफ स्किल्स होता है, किसी के पास कुछ नहीं होता है। तो अगर आप इस सिचुएशन में होते तो ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट स्किल होता जो आप एक्वायर करते जो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना? बिल्कुल। देखिए, अब स्किल्स कितनी सारी आजकल ऑनलाइन पूरा प्लेटफॉर्म में खुल चुका है, तो आप खुद देखें कितनी सारी स्किल्स प्रमोट हो सकती हैं।
है ना। आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी अच्छी स्किल बन सकती है आज के टाइम पे, बिकॉज आज होर्डिंग्स और बैनर्स नहीं लग रहे हैं, आज ऑनलाइन एड्स प्रमोट हो रही है, राइट। आज हम देख रहे हैं कि हाँ हर चीज ऑनलाइन जा रही है, तो डिजिटल मार्केटिंग कितनी अच्छी स्किल आज की डेट में। डेटा साइंस से कितनी अच्छी स्किल बढ़ती जा रही है, राइट। जिसमें हम देख रहे हैं कि इतना सारा कुछ डेटा है हमारे पास कोरोना वायरस के लिए ही इतना सब कुछ डेटा है, और डेटा को यूटिलाइज कैसे करना है, उससे कुछ मीनिंगफुल कैसे बनाना है, वो चीज है। आजकल की आपने देखिए जेनेटिक्स जो हो गए, आपकी ड्रग डिस्कवरी हो गई, उस पर तो खैर पूरी पूरी दुनिया ही वर्क कर रही है कोरोना की वैक्सीन पे, राइट। तो मेडिसिन हो गया, वो भी एक स्किल ही है, राइट। वो एक सब्जेक्ट है, बट मेडिसिन के अंदर कितनी सारी स्किल्स हैं, जेनेटिक्स, ड्रग डिस्कवरी, जो आप सोच समझ सकते हैं। तो स्किल्स की तो देखिए कोई कमी नहीं है आजकल की डेट में। आप देखिए एचआर कितनी स्किल हो रही है, बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। एचआर को भी ये देखना है कि कंपनी की क्या रेवेन्यूज नहीं आ रहे तो कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, और उस कॉस्ट कटिंग को भी कैसे देखना है कि एम्प्लॉयज को निकाल के कॉस्ट कटिंग ना की जाए, क्योंकि इस टाइम पे एम्प्लॉयज भी बहुत इफेक्ट हो रहे हैं। तो कितनी सारी स्किल्स आजकल के टाइम पे हमारे साथ काम आ रही है, राइट। तो अभी कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो काफी अफेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं वो लोग। सो आपका मतलब ऐसा, व्हाट आर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आफ्टर कोविड? देखिए ज्योति, जहाँ एक रिस्क होता है वहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, राइट। आज के आप डेट में देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स बिजनेस इफेक्ट हो रहे हैं, सिनेमा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, हॉस्पिटैलिटी इफेक्ट हो रही है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम ट्रैवल टूरिज्म इफेक्ट हो रहा है ना। ये सारी चीजें हमारे हमारे पास कंज्यूमर के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बिग बाजार या जो आप रिटेल्स में जाके आप बड़े बड़े रिटेल स्टोर लगते हैं, वो इफेक्ट हो रहे हैं। बट आप कहीं ना कहीं ये भी देखिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि जब ये चीज कोरोना खुलेगा तब आपको रेस्टोरेंट्स में भी जाने का मन करेगा, तब आप सिनेमा हॉल्स भी जाएंगे, है ना। तब आप बाहर घूमने भी जाएंगे, क्योंकि आप ये जो बिल्ड हो रहा है ये कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है और उसका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। और एक बार ये जैसे खुलेगा ना तो स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, तो आप ज्यादा खर्चा भी करेंगे, आप पार्टीज भी करेंगे, आप बाहर भी जाएंगे, क्योंकि आप तंग आ चुके हैं, राइट। 4-5 महीना घर बैठे बैठे तंग आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क है ही है, बट कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जब ये चीज खोलेगी ये चीजें वापस से नहीं। हाँ, क्योंकि मैं तो जो सुन रही हूँ सर कि आजकल कोविड में जो घर पे बैठे हुए हैं सबको डिप्रेशन हो रहा है। वो तो देखिए मेरे हिसाब से अगेन देखिए, घर पे बैठने का टाइम मिल रहा है आपको, कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी भी देखने की, अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मिल रहा है, अपने आप को जानने का मिल रहा है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो दूर दूर अपने घर से रहते हैं उनको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करने का। जहाँ एक रिस्क है जहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो rather than taking it into a negative direction, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी में चैनलाइज कीजिए, और जैसा मैंने कहा हमें ऐसे ही जीना है। अब पता नहीं कब तक जीना है, राइट। हमारे को कोई डेट नहीं मिली है, तो हमें ऐसे ही जीना है। तो बस हमें ढालना है उसको अपनी अपनी तरीके से। और सर आपने एक बार एक मेंशन किया था कि स्टार्टिंग में आपको लोग इतना सपोर्ट नहीं करते थे, आपको बुली करते थे। तो कैसे आपने सिचुएशन को टैकल किया? क्योंकि क्या होता है ऐसी सिचुएशन में हमें, हमारे माइंड में मैक्सिमम टाइम्स नेगेटिव थॉट्स आते हैं और पूरा नेगेटिविटी हो जाता है। तो आपने उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया? देखिए इसका ना आंसर कहीं ना कहीं आपकी क्वेश्चन में ही है कि आपने बोला कि एक सिचुएशन थी। हमें हमेशा पता है कि सिचुएशन कभी भी परमानेंट नहीं होती है ना। आज आप क्लास में टॉपर हैं, कल क्या पता आप थर्ड फोर्थ भी आ सकते हैं या सबसे नीचे भी आ सकते हैं, राइट। तो ये तो एक सिचुएशन है कि आज आप टॉपर हैं। तो मुझे भी ये लगा कि आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक सिचुएशन है कि आज लोगों के पास कुछ है नहीं प्राउड फील करने का, कि ना इसके बिजनेस ने प्रॉफिट जनरेट करे, ना इतना ज्यादा कुछ रेवेन्यू जनरेट करा, ना इसने लाइफ में इतना कुछ करा, तो क्यों सपोर्ट करें, राइट। क्या देख के सपोर्ट करें। तो कुछ ट्रैक रिकॉर्ड या हिस्ट्री नहीं थी। तो मुझे पता था कि हाँ 2-2.5 साल अगर मैं काम करूँ, पैशनेटली काम करूँ, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स भी दिखें। और जब रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होते हैं वो एक टेंजिबिलिटी दिखनी स्टार्ट होती है किसी को भी, कि हाँ जो कर रहा है वो सही कर रहा है, वो आंखों के सामने दिख रहा है। तो तब कहीं ना कहीं वो एक सिचुएशन मेरे हाथ में भी आएगी जहाँ लोग मेरे को बिल्कुल सपोर्ट करें। तो मेरा ऐसा कुछ हेटरेड नहीं है जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं करा। दे वर राइट एट देयर ओन प्लेस, दे वर थिंकिंग अबाउट मी कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या करूँ। बट मुझे पता था, मैं आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कॉन्फिडेंस रहना है। आप इस सिचुएशन को एक ही तरीके से टैकल कर सकते हैं, जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट होंगे ना तभी आप सिचुएशन को समझ सकते हैं। और सिचुएशन के साथ कीजिएगा। मेरे लिए एक इजी वे आउट ये था कि अगर ये सिचुएशन काम नहीं करती तो मैंने सबको प्रॉमिस करा था कि मैं जो आप लोग कह रहे हैं मैं वो मानने को तैयार हूँ। और मैंने कहा था अगर फॉर एग्जाम्पल काम करेगी तो शायद आप लोग ही सपोर्ट करें। मेरे लिए वो चीज सेकंड वाली चीज ज्यादा हो गई तो Okay.
So what's your take on spirituality? कि स्पिरिचुअल होना और लोग ना स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस को काफी मिक्स करते हैं कि रिलीजियस होना स्पिरिचुअल होना होता है, बट स्पिरिचुअलिटी रिलीजियस से लिंक नहीं है बिल्कुल भी। इसमें कोई गॉड या कोई भगवान नहीं है स्पिरिचुअलिटी में। आप खुद अंदर से भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बाहर किसी से भी स्पिरिचुअलिटी सीख भी कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल होना एक अच्छी चीज है बिकॉज ये आपको ग्राउंडेड रखती है हमेशा, और आपको बहुत ज्यादा अपने रूट से अटैच रखती है। तो स्पिरिचुअल और सबसे बेस्ट बात है कि जानती है कि आप हो कौन एज अ पर्सन, राइट। तो मेरे लिए स्पिरिचुअल बहुत मैटर करती है बिकॉज आई एम अ रेगुलर बिलीवर इन योगा एंड मेडिटेशन विच आर टू फॉर्म्स ऑफ अटेनिंग स्पिरिचुअलिटी। एंड इन फॉर्म से मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ में पेशेंस कैसे बिल्ड करते हैं, काम कैसे रहते हैं हर सिचुएशन, और कैसी सारी इतनी सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ डील करने का एक मेंटल स्टिमुलस, एक मेंटल स्टेमिना रहता है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सारी चीजें हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं, राइट। जब इतने सारे हमें इतने सारे प्रोपोजिशन आते हैं, फंडिंग के प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमें देखना पड़ता है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, और हमें ये पता होता है कि लोगों की लाइफ एंड इसमें पूरा पैसा लगा होता है, राइट। एंड किसी को भी मना करना इतना इतना ईजी नहीं लगता है तब। तो इसीलिए वो एक ह्यूमन साइड को डील करना वो बहुत जरूरी है रादर देन अ मशीन। वो एक स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए एक जरिया है उसका। तो आपने सर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूएन बिजनेस फोरम में, सो आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है इंडियन और फॉरेन स्टार्टअप में, और क्या सीखना चाहिए इंडियंस को वहाँ के बिजनेस? देखिए, इकोनॉमी का ना बहुत फर्क है। आप यहाँ पे अमेरिका की इकोनॉमी देखेंगे, आप भारत की इकोनॉमी देखेंगे, तो उस हिसाब से ऑब्वियसली जो फंडिंग उठाते हैं वो बहुत ज्यादा उठाते हैं rather than इंडियन स्टार्टअप्स। वहाँ पे जो इनोवेशन होती है वो एक नेक्स्ट लेवल होती है बिकॉज लोग के पास टाइम है, लोग के पास पैसा है उस पर स्पेंड करने का। तो वो चीज है। प्लस मार्केट मार्केट का भी बहुत फर्क है। यहाँ के कस्टमर्स जैसे हैं वो अमेरिका के कस्टमर से बहुत फर्क है। अमेरिकन कस्टमर्स का अपना एक मेंटालिटी, हमारे इंडियन कस्टमर्स का एक अपना मेंटालिटी। तो कंपेयर करना एक अनफेयर एडवांटेज होगा, बट ये है कि वो एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी है, हम अभी उसकी तरफ जा रहे हैं। तो वो लोग जहाँ वो हमसे 10 साल आगे हैं, जो हम 10 साल बाद अपने आप को देखते हैं वो आज की डेट में वो कर रहे हैं। तो वो वाली चीज है कहीं ना कहीं। बट ये है कि जैसे जिस हिसाब से इंडियन स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं, हमारे पास 2017 में ऑलमोस्ट 10 से 12 हजार स्टार्टअप्स थे, आज की डेट में हमारे पास 80 हजार स्टार्टअप्स हैं। जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, मुझे पक्का यकीन है हम एक दिन यूएसए को भी, अमेरिका को भी बीट कर देंगे। हम लोगों का सर जो ग्रोथ है वो तो काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन मतलब ऐसा होता है ना कि इंडियंस जो है वो रिस्क लेने से काफी डरते हैं। मतलब मैंने देखा है कि फॉरेनर्स काफी, मतलब उनको ऐसा है कि ठीक है रिस्क है, हम कर लेते हैं, हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन इंडियंस काफी डरते हैं उस चीज से कि यार रिस्क है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। वो एक सोसाइटी की कंडीशनिंग है ना, जो कि इस सोसाइटी में हम इंडियंस रहते हैं। आपके यहाँ पे आप कुछ भी ऑर्डिनरी से हटके करें, आपसे फट से आपके पेरेंट्स बोलेंगे नहीं ये क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ के साथ क्यों कर रहे हो, भगवान ने एक ही जिंदगी जी है, आपने एक स्टेबल जिंदगी जियो, है ना। तो वो एक ये है कि हमारी सोसाइटी कंडीशनिंग ऐसी कि वो रिस्क टेकिंग है ही नहीं। हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता कि रिस्क टेक करना है। हमेशा हमेशा बचपन से ही बोल जाते हैं कि बेटा सीधे घर जाने, सीधे घर स्कूल जाने, सीधे घर आने, बीच में रास्ते में कहीं जाना ही नहीं। एक बचपन से एक एग्जाम्पल है कि हमें कंडीशनिंग सबसे कर जाते हैं कि ऑर्डिनरी पाथ पे ही चलना है। तो जब से हम खुद रिस्क लेना स्टार्ट करेंगे ना अपने लिए, तो रिस्क नहीं ले पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम पूरी जिंदगी जी भी जाते हैं और हम जो हमें बोला जाता है हम वो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हम पैशनेट फील करते ही नहीं उस चीज के बारे में, वो जिंदगी फिर एक कोई जिंदगी है ही नहीं मेरे मेरे हिसाब से। सर अभी रिसेंटली इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया है, उस पे जो हम्म। ज्यादातर यूजर्स थे टिकटॉक पे वो इंडियंस थे। तो आपके हिसाब से अभी जो इंडियन जो यूथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा था ये टिकटॉक के साथ, और किस डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए, मैं तो इन सब चीजों से दूर रहता हूँ, मेरे को तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है खैर ये सब चीजें देखने का। बैन तो देखिए ऑब्वियसली वो तो होना ही था, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ आवर कंट्रीज सिक्योरिटी, एंड उसके रिलेटेड अगर कुछ भी चीज हमारी सरकार उठाती है तो मैं तो डेफिनेटली बैक करता हूँ उसे। कुछ लोग बैक भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक लेसन देने के लिए बिल्कुल चीजें करनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमें करनी चाहिए, है ना। एंड सेकंड चीज ये कि आजकल का यूथ ना बहुत बहुत फास्ट हो गया, राइट। उनको सब चीजें जल्दी जल्दी चाहिए, उनको सब कुछ करना है, और मतलब उनको कंटेंट भी बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम करना है।
हमारे पुराने टाइम में हमारे पेरेंट्स होते थे, वो एक एक मूवी लगा के चाहे 3-4 घंटे मूवी देखते थे, फिर डिस्कशन करते। क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि सबको स्नैपचैट, टिकटॉक ऐसे टाइप के प्लेटफॉर्म ज्यादा पसंद है। यहाँ पे 1 या 2 मिनट या 5 मिनट की इन्वेस्टमेंट है और आपको एंटरटेनमेंट करने होने को मिल जाता है, और एक वैलिडेशन मिल जाती है कि हाँ हमारे इतने फॉलोअर्स भी हैं, लोग हमारा कंटेंट देख भी रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो वो एक रॉन्ग चीज है, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करने के लिए ना कंटेंट होना भी चाहिए। काफी सारे हमारे ऐसे यूथ हैं जो कि कंटेंट के पीछे भाग, और तो वो एक गलत चीज है कि आप टिकटॉक पे आके एक्सप्लोर करें कि मेरे लिए कंटेंट क्या है। तो एक क्लियर पाथ होना चाहिए। अगर आपका, मेरे हिसाब से ये चीज है कि अगर आपका कंटेंट या आपका जो भी चीज आप लाइफ में करते हो वो किसी की लाइफ पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करता जिसको उसकी जरूरत है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है जिंदगी में। सर, ये जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसके कारण क्या है, सारी मोस्टली जो कंट्रीज है उन्होंने अपना जो ट्रेड है चाइना के साथ वो कैंसिल कर दिया है। तो अभी दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, मतलब इंडिया इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकता है, मतलब जो एक आत्मनिर्भर का जो अभी मोदी जी ने निकाला है, क्या हम वो आपके हिसाब से क्या हम वो अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब इंडिया में ऐसा, मैं वही कह रहा हूँ, जिस हिसाब से इंडिया की आप, इंडिया ने आज़ादी 1947 में ली है, राइट। आप कोई सी भी डेवलप कंट्री देखना, आप यूएस उठा के देख लिया, उन्हें 1770s में दे स्टार्टेड देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1800 तक उनके पास आज़ादी थी, है ना। जितने साल ब्रिटिशर ने रूल करा इंडिया पे, उतने टाइम से तो पहले अमेरिका आज़ाद था, राइट। तो उस हिसाब से आप उस टाइम में अगर इंडिया की ग्रोथ देखिए ना, तो उस टाइम में तो कोई भी कंट्री नहीं कर पाई थी। तो हमारे पास बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें इंडियन लोकल टैलेंट को और लोकल स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है। और जब तक ये करेंगे नहीं ना, तब तक हम कभी ना कभी एक सोल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे रेडिकेशन का। हम ये हमेशा फिर बोलते रह जाएंगे कि चाइना से मंगवा लेंगे, चाइनीज मार्केट से मंगवा लेंगे। तो इसीलिए वो इंडियन मार्केट जब तक खुद डेवलप नहीं होंगी, तो हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सर, एट द लास्ट कोई एडवाइस उन लोगों के लिए जो अभी जस्ट अपना जर्नी स्टार्ट किया एज एन एंटरप्रेन्योर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपने स्टार्ट करा है तो 50% तो आप बैटल जीत चुके हैं। अपने माइंड में डिसीजन ले लिया कि मैंने स्टार्ट करना है, तो 50% तो आप जीत चुके हैं। अब 50% बस आपको एग्जीक्यूट करना है। जो जो आपने सोचा है, जो जो आपने डिसीजन लिया, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो आप एग्जीक्यूशन पे फोकस दीजिए। आप मीडिया या ग्लैमर के पीछे इतना मत भागिए, आप कस्टमर्स के पीछे भागिए। आप वैल्यू ऑफर करिए, किसी को भी आप वैल्यू ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे आपको एक बिजनेस मिल सकता है। एंड एज पे इतना फ्लेट मत कीजिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की एज नहीं होती है। जब आपने डिसाइड करा है वही राइट एज है। मैंने 17 साल में अपनी पहली कंपनी बेची थी, तो कोई ऐसा चेंज नहीं होती है अपनी जिंदगी की। बस स्टार्ट कीजिए एंड डरिए मत। फेलियर सबके साथ ही आते हैं, हर लाइफ में आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में बोले जाते हैं कि रिस्क बहुत ज्यादा है, बट आजकल हर चीज में रिस्क है ना। आप आजकल आपको अपनी जॉब भी नहीं पता कि स्टेबल है कि नहीं है कोरोना के चलते। तो इसलिए रिस्क हर जगह पे है। बस आप आपके साथ लोग जरूर होंगे, आपके शायद आसपास के लोग ना हो, बट एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी और ये सब बहुत बहुत ही एक अच्छी कम्युनिटी है इंडिया में, जो धीरे धीरे डेवलप हो रही है। बस खुल के काम कीजिए एंड सक्सेस बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। Thank you so much, sir. Thank you for joining us. It's really nice to talk to you, and we are really grateful to have you as our first guest. Thank you so much for giving us your precious time in this. काफी लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा अभी इस इंटरव्यू से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ज्योति। आपने इतने पेशेंस से इंटरव्यू लिया एंड यू आस्क्ड सो मेनी गुड क्वेश्चंस। एंड थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम ऑफ डिस्कवरी एज वेल, कि आपने इतने अच्छे से मुझे इनवाइट करा एंड हमने ये चीज़ फाइनली करी। एंड आई होप हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और अपना मैसेज लेके जा पाए। एंड आपको भी ऑल द बेस्ट कि आप और Thank you, अच्छे sir. एंटरप्रेन्योर और लोगों को इंटरव्यू Thank करें। you. Yeah. Thank you. थैंक यू सो मच।